वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की सीरीज़ में ये मेरा फोर्थ आपका लेक्चर है इस चैप्टर का, सॉलिड स्टेट का। पहले 3 वीडियोस में हमने ऑलरेडी इंटेक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ये फोर्थ वीडियो है और यहाँ से मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को सॉल्व करके आपके सामने दिखाऊंगा। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस सारे सीरीज़ में वीडियोज़ आपको मिल सके। और प्लीज़ पीछे वीडियोज़ को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इंटेक्स के सारे क्वेश्चंस वहाँ पे आंसर्स के साथ अवेलेबल हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन द टर्म अमॉर्फस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि अमॉर्फस के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि अमॉर्फस क्या है। सो डिफाइन द टर्म अमॉर्फस। अमॉर्फस सॉलिड्स किसे कहते हैं? तो बेसिकली दीज आर द सॉलिड्स इन विच देयर इज नो रेगुलर, कोई रेगुलर हमारा आपका अरेंजमेंट ऑफ एटम्स नहीं होगा। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और यू कैन से एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स, इनकी कोई रेगुलर वेल पैटर्न अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के हम अरेंजमेंट को या सॉलिड्स को हम लोग क्या कहेंगे? बेसिकली अमॉर्फस। सो आर कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड्स। एंड एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स हमारे प्लास्टिक है, ग्लास है, एक्सेट्रा। ठीक है, पॉलीमर्स में आप कह सकते हैं पीवीसी है, टेफ्लॉन है, एक्सेट्रा। इस तरह के हमारे आपके एग्जाम्पल पॉलीमर्स की कैटेगरी में जो भी ज़्यादातर आएंगे वो हमारे अमॉर्फस की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट मेक्स अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज की अगर मैं बात करूँ, ओके, सो सबसे पहले क्वार्ट्ज की बात करें हम तो क्वार्ट्ज क्या है? इज बेसिकली अ 3 डायमेंशनल सॉलिड having regular arrangement of silicon and oxygen। ठीक है, इनका एक वेल पैटर्न तरीका अरेंजमेंट हमारा वो क्या होता है? क्वार्ट्ज कहलाता है। तो वेल पैटर्न है, दैट मीन्स कि ये हमारा क्या है? दिस इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, सो हेंस इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, जबकि जो दूसरी कैटेगरी हमारी ग्लास, वो ग्लास क्या है? ग्लास, so quartz is completely different from glass. So ordinary glass is basically is metal silicates. Glass is nothing but the metal silicates. ठीक है, and is an amorphous solid. ये amorphous solids हैं and are amorphous solid. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी दूसरे पार्ट में ये भी पूछा गया है कि अंडर व्हाट कंडीशन कुड द क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लास। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमॉर्फस में कैसे कन्वर्ट किया सकता है? बिकॉज क्वार्ट्ज क्या था? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, और उसे आप ग्लास में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब अमॉर्फस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सो इट कैन बी डन, सेकेंड का आंसर है, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेकेंड का आंसर, इट कैन बी डन व्हेन इट कैन बी डन बाय melting and rapid cooling of quartz। आप क्वार्ट्स को पहले मेल्ट करें, ठीक है, एंड देन यू जस्ट कूल रैपिडली द मेल्ट सब्सटेंस, जो भी आपका फॉर्म हो, तो बेसिकली वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लास और अमॉर्फस सॉलिड में। ठीक है, सो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट करने का एक आप मेथड बताएं, तो वहाँ पे हमारा ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मेल्टिंग एंड द मेल्ट कैन बी कूल्ड रैपिडली टू कन्वर्ट इनटू द अमॉर्फस सॉलिड। ओके, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्लासिफिकेशन है, बहुत डेफिनेशन थ्योरेटिकली लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन हमारा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स एज आयनिक, मेटालिक, मॉलिक्यूलर, नेटवर्क और कोवलेंट, और अमॉर्फस की कैटेगरी में भी कौन से होंगे। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन। तो पहला क्लासिफिकेशन जब आपने पढ़ा है तो क्लासिफिकेशन में एनसीईआरटी में जो टेबल है उसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड सबसे ऊपर है, जिसकी फर्दर 3 कैटेगरीज हैं, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। उसके बाद आता है आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड्स के बाद है मेटालिक सॉलिड्स, जो मेटल में खास करके दिखेंगे आपको, और लास्ट है आपका कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ठीक है,
तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। ओके, और वो मॉलिक्यूल्स चाहे वो पोलर हो, नॉन पोलर हो, या उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, तो उनमें हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। आयनिक सॉलिड में constituent particles will be ions and there will be electrostatic force of attraction. Molecular solid में जो है weak force of attraction होते हैं, van der Waals forces होती हैं. Ionic solid में electrostatic force of attraction होता है between the constituent particles which are ions. Metallic solid में metallic bonds होते हैं, ठीक है, और constituent particles atoms होते हैं, basically positively charged ions surrounded by the sea of electrons. Covalent में हमारे atoms और molecules होते हैं जिनके बीच में हमारा covalent bond हमारा बनेगा. ओके, सो अब फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कौन सी कैटेगरी में है, एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा सबसे पहली कैटेगरी है, द फर्स्ट वन इज टेट्रा फॉस्फोरस डेकाऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड भी कहते हैं इसे। इट्स कंप्लीटली अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे? मॉलिक्यूल होंगे। अमोनियम फॉस्फेट बेसिकली हमारा क्या है? अमोनियम फॉस्फेट NH4, ये इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है एंड फॉस्फेट के ऊपर PH4 के ऊपर, अब ओवरऑल ये 3 अमोनियम का आयन है तो इसके ऊपर 3 नेगेटिव हो जाएगा, 3 पॉजिटिव, सो दिस इज 3 नेगेटिव अमोनियम फॉस्फेट। सिलिकॉन कार्बाइड ये हमारा कोवेलेंट और नेटवर्क, इसको पहले आयनिक सॉलिड में कहूँ मैं क्योंकि इसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स आयनिक सॉलिड्स। सिलिकॉन कार्बाइड कोवेलेंट कंपाउंड है तो इसे हम लोग कोवेलेंट की कैटेगरी में रखेंगे, सो इट्स अ कोवेलेंट सॉलिड। I2 इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। P4 इज अगेन अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। प्लास्टिक ये अमॉर्फस है, दिस इज अ सिंगल अमॉर्फस, इन सभी में अकेला एक ही अमॉर्फस, वो हमारा प्लास्टिक है। ग्रेफाइट हमारा आपका वेल पैटर्न तरीके से और आपका एक तरीके से नेटवर्क सॉलिड होता है, तो कोवेलेंट के ही दूसरे नाम में हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। तो बेसिकली अ नेटवर्क सॉलिड, तो हम इसे कोवेलेंट लिख सकते हैं, इट्स कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ओके, यहाँ पे नाम भी दिया गया नेटवर्क। ब्रास, ठीक है, इसे हम लोग यहाँ पे मेटालिक सॉलिड में रखेंगे। रुबीडियम इज अगेन मेटालिक सॉलिड क्योंकि रुबीडियम हमारा अल्कली मेटल्स के रूप में आता है। लिथियम ब्रोमाइड इज एन आयनिक सॉलिड बिकॉज लिथियम पे पॉजिटिव, ब्रोमाइड पे नेगेटिव चार्ज है। सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर होता है इट्स अ कम्प्लीटली कोवेलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड, इसमें भी हमारा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये भी हमारा आपका कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड की कैटेगरी में आएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मीन बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया था कि इंडेक्स क्वेश्चन में भी हमारा एक था, कोऑर्डिनेशन नंबर को पूछा गया था। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज बेसिकली द नंबर ऑफ नेबरिंग एटम्स विच इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद अ सिंगल एटम, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ नेबरिंग और सराउंडिंग एटम्स, surrounding atoms in a around an atom, किसी एक एटम के चारों जितने भी सराउंडिंग एटम्स होंगे, अराउंड एन एटम इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टल लैटिस में। तो क्रिस्टल लैटिस एक आपका एक तरीके से यूनिट सेल को जब आप रिपीटेडली हर एक डायरेक्शन में रिपीट कर दें तो वो पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस फॉर्म कर लेता है। ओके, तो पूरे के पूरे क्रिस्टल लैटिस में जो एक किसी एटम की अगर आप बात करें, उसके सराउंडिंग में जितने नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होंगे उसके साथ, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे यहाँ देखिए नीचे क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन अ क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर? तो एक क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर इसे हम CCP भी कहते हैं, SCP भी हमारा इस तरीके का अरेंजमेंट है। दोनों के केसेस में मैं बता रहा हूँ, CCP SCP दोनों सेम नहीं है, ठीक है, बट आपका कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के केसेस में होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, ठीक है। एंड इन केस ऑफ अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, किसी एक एटम को देख लो, इसे सेंट्रल एटम को देख लिया, ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो ये एटम कितने एटम्स के साथ टच में है? तो ये जो 8 कॉर्नर पे हैं, 1 2 3 4 5 6 और पीछे जो 2 एटम्स होंगे और, ठीक है, जो फेस जो एज आपको पीछे का नहीं दिख रहा है,
2 एटम्स वो भी, तो टोटल 8 एटम के साथ ही डायरेक्टली कांटेक्ट में है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा ये, दिस इज 8। ओके, तो सीसीपी और एससीपी अगर स्ट्रक्चर पूछा आता तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12, अगर आपको बीसीसी स्ट्रक्चर पूछा गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 8। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल इफ यू नो इट्स डेंसिटी एंड डायमेंशन ऑफ इट्स यूनिट सेल, एक्सप्लेन। डेंसिटी का आपको डायरेक्ट रिलेशन आपने पढ़ा है कि डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू द मास ऑफ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल का मास। इंटेक्स में भी ये क्वेश्चन मैंने आपको डेंसिटी के रिलेशन में बताया था, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो मास ऑफ यूनिट सेल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ ईच एटम, एक एटम का मास मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, number of atoms in a unit cell divided by the volume of unit cell, ठीक है। तो मास ऑफ ईच एटम को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ एटम इन a unit cell is represented by z and volume of unit cell is represented by a cube। एक एटम का मास कैसे निकाला जा सकता है, तो मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये हमारा एक एटम का मास आ जाता है, ठीक है। बिकॉज Na एटम्स, एवोगैड्रो नंबर यानी 6.022 10 to the power 23 एटम्स का मास कितना होता है, दैट विल बी द मोलर मास और एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। सो एक एटम का मास कितना होगा फिर, m अपॉन Na, ठीक है। तो ये स्मॉल m की जगह कैपिटल M अपॉन में Na आपने लिख दिया, z इंटू ए क्यूब। तो यहां से आपको मोलर मास पूछा गया, सो दिस इज डेंसिटी, सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू d इंटू Na इंटू ए क्यूब अपॉन z, ठीक है। ये a सब्सक्रिप्ट में है, नीचे एवोगैड्रो नंबर। ओके, सो बाय नोइंग द डायमेंशंस, डायमेंशन मतलब एज लेंथ अगर आप यूनिट सेल का जानते हैं, डेंसिटी जानते हैं अगर आप, एंड नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल में हमारा नेचर कैसा है यूनिट सेल का, अगर वो जानते हैं आप तो आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है उसका मोलर मास, ठीक है। सो दिस इज द वे टू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल, ठीक है, इफ यू नो द डेंसिटी, इफ यू नो द डेंसिटी एंड डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल, दैट इज। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का, कि स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस की पता है, क्रिस्टल की, तो उसके मैग्नीट्यूड से हम उसकी स्टेबिलिटी कैसे बता सकते हैं, इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। वेरी सिंपल, अगर किसी सब्सटेंस की मेल्टिंग पॉइंट हाई है यानी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है उनके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, देन द मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इज अ टेम्परेचर जिस पे उसके पार्टिकल्स एक्चुअली मेल्ट, मतलब जो भी सब्सटेंस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें उनके पार्टिकल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाता है। तो अगर किसी की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे वो पार्टिकल्स सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं, एक दूसरे से मूव अवे करना स्टार्ट करते हैं। सो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि कैसे रिलेटेड है। सो हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, हायर द मेल्टिंग पॉइंट, हायर विल बी द स्टेबिलिटी, हायर विल बी द स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट होगी किसी भी क्रिस्टल की, उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। ओके, नाउ अगले पार्ट में ये भी कहा गया, कलेक्ट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड वाटर, इथाइल अल्कोहल, डाइथाइल ईथर, वाटर का, सॉलिड वाटर, इथाइल अल्कोहल, डाइथाइल ईथर एंड मीथेन का, फ्रॉम अ डाटा बुक, कहीं से आप इसके मेल्टिंग पॉइंट्स कलेक्ट करें। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, एक एक करके अगर स्टार्ट करें हम अरेंजमेंट, तो मैं मीथेन से स्टार्ट करता हूँ। मीथेन के बीच में हम कहते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में मीथेन एक नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है, नॉन पोलर अल्केन हमारा है, जिसकी बीच में वैन डर वाल फोर्सेस सिर्फ हमें दिखते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर लो, ठीक है। सो वैन डर वाल फोर्सेस है, या आप कह सकते हैं लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यू कैन से लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट, सो इट हैज़ लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और अगर लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, सो लो मेल्टिंग पॉइंट होगी। दूसरा, मीथेन के बाद मैं लेता हूँ डाई इथाइल ईथर को, डाई इथाइल ईथर को, ठीक है। तो डाई इथाइल ईथर की अगर हम बात करें, सो इट इज पोलर कंपाउंड है, ये पोलर कंपाउंड है, तो इसमें क्या होगा, जो
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे विल बी कंपैरेटिवली हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देन द प्रीवियस वन, मीथेन से ज़्यादा होगा। ओके, सो मेल्टिंग पॉइंट इज कंपैरेटिवली हाई, ठीक है, इससे हमारा हायर देन मीथेन, ठीक है, इससे ज़्यादा होगी, मीथेन से ज़्यादा होगी। ओके, द नेक्स्ट इज थर्ड इज एन अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये भी एक पोलर कंपाउंड है और इनकी मेल्टिंग पॉइंट और ज़्यादा हाई होगी, इट विल हैव हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इसके साथ साथ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी दिखता है, ठीक है। आप यहाँ कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होने का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखती है। इथाइल मॉलिक्यूल्स, इथाइल अल्कोहल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। So they will have the higher intermolecular forces due to the presence of intermolecular hydrogen bonding. So melting point will be higher than the previous one, diethyl ether, ठीक है, ये डाइथाइल ईथर से भी ज़्यादा होगा, इथाइल ईथर से भी ज़्यादा होगा। एंड द लास्ट वन इज सॉलिड वाटर, पोलर है, ये भी पोलर है, यहाँ हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दिखती है बिकॉज ऑफ अगेन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिखाई देगी। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सो मेल्टिंग पॉइंट इज हाईएस्ट, मेल्टिंग पॉइंट इज हाईएस्ट अमॉन्ग ऑल दिस। सो अगर मैं इसे ऑर्डर में ले जाऊं तो ऑर्डर में हमारा ये होगा कि सॉलिड वाटर की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी, देन द इथाइल अल्कोहल, देन डाइथाइल ईथर एंड फाइनली द मीथेन। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग, या आप कहते हैं इंक्रीजिंग, नीचे की तरफ हमारा ये इंक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ऑर्डर है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू। नेक्स्ट आप क्वेश्चंस 1.7 के बाद के आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पाएंगे, ठीक है। सो प्लीज़ प्लेलिस्ट को आप चेक करें और देखें कि पीछे आपके कितने भी आपके टेक्स्ट के क्वेश्चंस किए गए हैं, आप उनकी वीडियोस भी देखें।